मारिया और उसकी बड़ी बहन एशिया न्यूयॉर्क जाने के लिए अपने पास बचा हुआ हर पैसा बचाने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में वे एक छोटी सी किराने की दुकान पर रुकती है। मारिया कुछ कैंडी लेने की जिद करती है, लेकिन एशिया उसे मना कर देती है और समझाती है कि इस वक्त वे फिजूल खर्च नहीं कर सकती। दरअसल दोनों बहनें अपने दर्द भरे अतीत से भाग रही थी। अपनी मां को खोने के बाद उन्होंने अपने हिंसक पिता के साथ बेहद डर और तकलीफ में जिंदगी बिताई थी। मारिया को हिम्मत देने के लिए एशिया अपने हाथ पर बने पक्षी के टैटू की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अब वे आजाद है और दोबारा कभी कैद जैसी जिंदगी नहीं जिएंगी। लेकिन जैसे ही एशिया का ध्यान हटता है, मारिया चुपके से कैंडी उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। तभी अचानक उनका पिता दुकान के अंदर आ जाता है। दोनों बहनें घबराकर तुरंत एक शेल्फ के पीछे छिप जाती है। उसी दौरान दुकान का मैनेजर उस आदमी को बताता है कि उसने पीछे की तरफ 2 लड़कियों को देखा था। यह सुनते ही उनका पिता गुस्से में पूरी दुकान में उन्हें ढूंढने लगता है। जब वो उनके छिपने की जगह तक पहुंचता है, तब तक दोनों वहां से निकल चुकी होती है। पीछे सिर्फ उनका शॉपिंग बास्केट पड़ा होता है। एशिया और मारिया जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चोरी की गई कैंडी की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। मैनेजर तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और उनका पिता दोनों के पीछे बाहर दौड़ पड़ता है। इससे पहले कि वे भाग पाती, उसके एक दोस्त ने कार लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। अपनी और अपनी बहन की जान बचाने के लिए एशिया मजबूरी में बंदूक निकाल लेती है, लेकिन उनका पिता फिर भी आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार एशिया को गोली चलानी पड़ती है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। दूर से पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई देने लगती है। घायल पिता आखिरी कोशिश में मारिया का पैर पकड़ लेता है। तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कुछ पल के लिए एशिया पूरी तरह जड़ हो जाती है, लेकिन फिर वो बंदूक फेंक देती है और वहां से भाग निकलती है। 10 साल बाद कहानी अब न्यूयॉर्क सिटी पहुंचती है। एशिया अब अपनी असली पहचान छिपाकर इजाबेल नाम से जी रही होती है। वो एक रहस्यमयी जगह वर्जिल होटल में मेड की नौकरी के लिए पहुंचती है। जैसे ही वो होटल के प्रवेश द्वार के पास आती है, उसकी नजर दरवाजे के ऊपर लटक रही एक अजीब और डरावनी सजावट पर पड़ती है। अंदर पहुंचते ही उसका स्वागत लिली नाम की एक महिला करती है, लेकिन लिली तुरंत शक में पड़ जाती है क्योंकि इजाबेल की आवाज फोन पर हुई बातचीत से अलग लग रही होती है। स्थिति संभालने के लिए एशिया तुरंत एक नकली आईडी दिखाती है और बहाना बनाती है कि वह हाल ही में सर्दी से ठीक हुई है। जैसे ही एशिया होटल के अंदर कदम रखती है, लिली एक खास कीकार्ड की मदद से दरवाजे पर लगे भारी भरकम सुरक्षा लॉक खोलती है। वो बताती है कि वर्जिल होटल की शुरुआत साल 1923 में हुई थी, जब ये इलाका बेहद खतरनाक माना जाता था। उसी दौर की याद के तौर पर इन पुराने तालों को आज तक संभाल कर रखा गया है। हालांकि अब ये जगह मैनहट्टन की सबसे आलीशान और प्राइवेट रिहाइशों में गिनी जाती है। आगे बढ़ने से पहले लिली एशिया से उसका फोन जमा करवाती है। वो समझाती है कि इस इमारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाती है। लॉबी में कुछ अमीर मेहमान मौजूद होते हैं। उन्हीं में से एक होती है शेरोन, जो अपनी तेजी से बढ़ती एंटी एजिंग ब्यूटी कंपनी के लिए मशहूर एक सफल बिजनेसवुमन है। शेरोन देखती है कि एशिया बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है, इसलिए वो उसे अपना जैकेट ऑफर करती है। तभी उसकी नजर एशिया की आंख के पास पड़े चोट के निशान पर पड़ती है और वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। शक से बचने के लिए एशिया मुस्कुराकर झूठ बोल देती है कि वो बाथरूम में फिसल गई थी। इसके बाद लिली एशिया को नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाती है और बताती है कि पूरा निचला हिस्सा सिर्फ होटल के स्टाफ के लिए बनाया गया है। रास्ते में एशिया देखती है कि कई मेड्स एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी हुई है। उनके चेहरे के भाव और अजीब खामोशी पूरे माहौल को बेहद डरावना बना देते हैं। तभी माहौल और भी असहज हो जाता है जब डेमियन नाम का एक छोटा लड़का अचानक एशिया का मजाक उड़ाते हुए उसे पिग्गी कह देता है। लिली तुरंत उसे डांटती है और वहां से भेज देती है। इसके बाद लिली बताती है कि स्टाफ के लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं क्योंकि एक मेड को उसकी वफादारी और मेहनत के बदले एक खास इनाम मिलने वाला है। आखिरकार लिली एशिया को उसके कमरे तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, लिली का पति रे अंदर से बाहर निकलता है और कैजुअली कहता है कि वो सिर्फ कूड़ा फेंकने आया था। लिली तुरंत उसे चेतावनी देती है कि वो नई कर्मचारियों से दूरी बनाकर रखे, लेकिन रे जाते जाते एक बदतमीजी भरी टिप्पणी करता है और वहां से चला जाता है। इस अजीब मुलाकात के बाद लिली एशिया से कहती है कि वो आराम कर ले। वो वादा करती है कि कल उसे कमरे की चाबी और पूरे रहस्यमयी होटल का टूर दिया जाएगा। उस रात पूरे दिन की थकान और तनाव के बाद एशिया खुद को शांत करने के लिए नहाने जाती है। धीरे धीरे बाथरूम में भाप भरने लगती है और शीशा धुंधला हो जाता है। तभी अचानक शीशे पर डरावने शब्द उभरने लगते हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि एशिया उस संदेश को देख पाती, वो रहस्यमयी लिखावट धीरे धीरे गायब हो जाती है। सोने की तैयारी करते वक्त एशिया को वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई दीवारों के भीतर सांस ले रहा हो। डर और बेचैनी के बीच वो एक कुर्सी पर चढ़कर वेंट को देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक अंधेरे के अंदर से एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। एशिया इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि सीधे नीचे गिर पड़ती है। कुछ ही पल बाद उसे पास कहीं किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। एशिया तुरंत कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में देखती है, लेकिन पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है और तभी एक एक करके सारी लाइट्स बंद होने लगती है। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब जाता है।
तभी एक हल्की सी नाइट लाइट जलती है और उसकी रोशनी में ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उसके पीछे खड़ी हो। घबराई हुई एशिया डरते हुए आवाज लगाती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। डर से कांपती हुई एशिया तुरंत वापस अपने कमरे में भागती है, दरवाजा लॉक कर देती है और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कुर्सी को दरवाजे के हैंडल के नीचे फंसा देती है। कई घंटे बाद जब एशिया गहरी नींद में सो रही होती है, तभी कोई चुपके से उसके कमरे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा धीरे धीरे धक्का देकर खोला जाता है, लेकिन हैंडल के नीचे फंसी कुर्सी उसे पूरी तरह खुलने नहीं देती। इसके बाद घुसपैठिया कमरे में आने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। वेंटिलेशन सिस्टम और फ्रिज के पीछे बने एक छिपे हुए रास्ते के जरिए वो अंदर घुस आता है। उसके चेहरे पर एक डरावना सुअर जैसा मास्क लगा होता है। वो धीरे धीरे एशिया के बिस्तर के करीब पहुंचता है, लेकिन तभी गलती से उसके मुंह की लार एशिया के चेहरे पर गिर जाती है और एशिया घबराकर तुरंत जाग जाती है। वो डर के मारे उठकर पूरे कमरे में देखने लगती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी जब वो अपने गाल को छूती है तो उसे महसूस होता है कि वहां अभी भी कुछ गीला है। डरी हुई एशिया तुरंत बिस्तर के नीचे झांकती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता और जैसे ही वो दोबारा सीधी होकर बैठती है, अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। हमलावर उसके चेहरे पर किसी केमिकल में भीगा हुआ कपड़ा दबा देता है। चक्कर आने के बावजूद एशिया पूरी ताकत से मुकाबला करती है। संघर्ष के दौरान वो हमलावर को जोर से शीशे पर दे मारती है और फिर उसे टेबल पर पटक देती है। हमला करने वाला कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसी समय दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें गूंजने लगती है। जहरीले धुएं की वजह से कमजोर हो चुकी एशिया किसी तरह रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो बच पाती, वेंट के अंदर से एक और नकाबपोश बाहर निकल आता है। वो फ्रिज को हटाकर उस छिपे हुए रास्ते को फिर से खोल देता है। अब एशिया की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। बेहोश होने से ठीक पहले वो पास रखे एक लैंप को पकड़ती है और उसकी बिजली की तारें खींचकर बाहर निकाल देती है और फिर पूरी दुनिया उसके लिए अंधेरे में डूब जाती है। कुछ देर बाद नकाबपोश लोग अपने मास्क उतारते हैं। तब खुलासा होता है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि केविन और शेरोन थे। केविन हैरानी से पूछता है कि पहला आदमी बाकी लोगों का इंतजार किए बिना कमरे में क्यों घुस गया। इस पर शेरोन ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि शायद वो बाकी लोगों के आने से पहले मेड्स को डराने का मजा लेना चाहता था। इसके तुरंत बाद केविन दरवाजे पर लगी कुर्सी हटा देता है और फिर दो और नकाबपोश निवासी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसी समय शेरोन एशिया को पकड़कर काबू में रखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि एशिया अभी भी बेहोश है। लेकिन तभी एशिया अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पहले से पकड़ी हुई बिजली की खुली तारों को दांतों से काट लेती है। अचानक जोरदार करंट का झटका उसे फिर से होश में ले आता है और उसी झटके से शेरोन दूर जाकर गिर पड़ती है। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो जाता है। हर कोई हैरानी से एशिया को घूरने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर एशिया तेजी से खुद को बचाने के लिए अलमारी की तरफ भागती है। तभी पहला हमलावर भी दोबारा होश में आ जाता है। दूसरी तरफ शेरोन टूटी हुई टेबल के लकड़ी के टुकड़े तोड़कर सबको अस्थायी हथियार बांटने लगती है। जैसे ही केविन अलमारी का दरवाजा खोलता है, एशिया अचानक बेहद खतरनाक पलटवार करती है। दरअसल उसके सामान के अंदर कई हथियार छिपे हुए थे जिन्हें वो पहले से अपने साथ लेकर आई थी। अब वो बिजली जैसी तेजी और सटीकता के साथ हमला करना शुरू कर देती है। हमलावर पूरी तरह चौंक जाते हैं। एक आदमी कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाता है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि शेरोन किसी तरह एशिया के हाथ से शॉटगन दूर फेंकने में कामयाब हो जाती है। अब पूरा कमरा युद्ध का मैदान बन चुका होता है। एशिया अपने आसपास मौजूद हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वो इतनी चालाकी से लड़ती है कि दुश्मन एक दूसरे के रास्ते में आने लगते हैं। चारों तरफ से हो रहे हमलों के बीच भी वो खुद को बचाती रहती है। जब एक आदमी उसका हथियार छीनने की कोशिश करता है, तभी एशिया उससे कहीं ज्यादा तेज साबित होती है और उसे दोबारा हमला करने का मौका ही नहीं देती। लड़ाई के दौरान एशिया मजबूरी में बिस्तर के नीचे छिप जाती है, लेकिन वहां फंसे रहने के बजाय वो अचानक गद्दे को ढाल बनाकर पूरी ताकत से बाहर निकलती है। ये देखकर एक हमलावर पूरी तरह चौंक जाता है। उधर शेरोन शॉटगन उठाकर गद्दे के आर पार गोली चला देती है, लेकिन एशिया बाल बाल बच जाती है। कुछ ही सेकंड बाद शेरोन को एहसास होता है कि बंदूक में अब कोई गोली बची ही नहीं है। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी एक और हमलावर एशिया की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन एशिया आखिरी सेकंड में अपनी जगह बदल देती है और वो चाकू सीधे शेरोन को जा लगता है। घायल और कमजोर हो चूंकि शेरोन आखिरकार आखिरी संघर्ष के बाद हार जाती है। बाकी बचा हुआ हमलावर घबराकर कॉरिडोर की तरफ भागता है, लेकिन एशिया उसका पीछा करती है और वही लड़ाई खत्म कर देती है। और तभी अचानक लिली वहां आ पहुंचती है। डरावने मंजर को देखकर भी वो बिल्कुल शांत रहती है, बल्कि धीरे धीरे ताली बजाने लगती है। लिली एशिया पर आरोप लगाती है कि उसने अपनी असली पहचान छिपाई है। फिर वो ठंडे स्वर में पूछती है, तुम आखिर हो कौन? इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और एशिया के अतीत का असली सच सामने आता है। सालों पहले भागने की कोशिश के दौरान उनके पिता गोली लगने के बावजूद बच गए थे। मारिया को दोबारा उसके पिता की कस्टडी में भेज दिया गया, जबकि एशिया गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गई। जेल की जिंदगी ने उसे लगातार हिंसक लड़ाइयों और खतरनाक हालातों का सामना करना सिखा दिया। धीरे धीरे वही मासूम लड़की एक बेहद खतरनाक
और प्रशिक्षित फाइटर बन गई, जो किसी भी हालत में जिंदा रहना जानती थी। कुछ महीने पहले एशिया ने अपनी लापता बहन मारिया को ढूंढने के लिए चुपचाप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था। जांच के दौरान उस इन्वेस्टिगेटर को वर्जिल होटल से जुड़ी कई डरावनी सच्चाइयों का पता चला। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वहां काम करने वाले कई कर्मचारी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि होटल में काम करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, जैसे इमिग्रेंट्स, बेघर लोग, या ऐसे इंसान जिनके गायब होने पर कोई सवाल तक नहीं उठाता। इसी वजह से उनके लापता होने की खबरें आसानी से दबा दी जाती थी। इन्वेस्टिगेटर को यह भी पता चला कि होटल के अमीर निवासी अपनी ताकत और पैसों के दम पर अधिकारियों को चुप करा देते थे। जांच के दौरान उसे एक और अहम जानकारी मिली। इजाबेल नाम की एक महिला हाल ही में उस होटल में मेड की नौकरी पर रखी गई थी। जेल से रिहा होने के बाद एशिया ने असली इजाबेल को ढूंढ निकाला और उसकी पहचान चुराकर खुद वर्जिल होटल में दाखिल हो गई ताकि वो अपनी बहन मारिया को खोज सके। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। एशिया गुस्से में लिली का सामना करती है और उससे पूछती है कि उसकी बहन के साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन लिली बेहद शांत आवाज में जवाब देती है कि वो सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वही करती है जो जरूरी होता है। उसके शब्दों से साफ महसूस होने लगता है कि होटल के निवासी सामान्य इंसान नहीं है और उनकी जरूरतें भी सामान्य नहीं है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो एशिया के होश उड़ा देता है। जिन लोगों को उसने अभी अभी हराया था वे एक एक करके फिर से खड़े होने लगते हैं। उनके शरीर की चोटें खुद ब खुद भरने लगती है, जैसे उन्हें मारा ही नहीं जा सकता। अब एशिया समझ जाती है कि वह किसी साधारण जगह में नहीं बल्कि एक ऐसे डरावने दुस्वप्न में फंस चुकी है जिसकी सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक एक मेड उस पर हमला कर देती है। एशिया किसी तरह खुद को बचाते हुए दूसरे कमरे की तरफ भागती है। उसी दौरान डेमियन चीखते हुए उस पर अपनी मां को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है और तभी मौका देखकर डेमियन पीछे से एशिया पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है। तेज दर्द के बावजूद एशिया हार नहीं मानती। वो पलटवार करके डेमियन को बेहोश कर देती है और फिर जल्दी से खुद को कमरे के अंदर बंद करके दरवाजे पर बैरिकेड लगा देती है। बाहर लिली बाकी स्टाफ को आदेश देती है कि जैसे ही सब लोग ठीक हो जाएं, कमरे में फैला सारा खून साफ कर दिया जाए। इसके बाद वो एशिया को चेतावनी देती है कि पूरे होटल को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी अब यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अकेली और घायल एशिया किसी तरह एक शीशा तोड़ती है और उसके नुकीले टुकड़े की मदद से अपनी पीठ में धंसा स्क्रू ड्राइवर बाहर निकालती है। दर्द से तड़पते हुए भी वो बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है, वेंटिलेशन सिस्टम जांचती है, यहाँ तक कि भारी फर्नीचर भी हटाकर देखती है, लेकिन हर रास्ता पूरी तरह बंद होता है। आखिरकार उसे कालीन के नीचे एक छिपा हुआ ट्रैपडोर दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, नीचे अंधेरे से भरी एक सुरंग दिखाई देती है जो होटल की दीवारों के पीछे दूर तक फैली हुई होती है। एशिया तुरंत उस तंग सुरंग के अंदर उतर जाती है और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे पास से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत छत के ऊपर बने हिस्से में छिप जाती है और बिना आवाज किए इंतजार करती है जब तक खतरा टल नहीं जाता। आगे बढ़ते हुए एशिया सुरंगों के भीतर से होटल के निवासियों की बातें सुन लेती है। वे आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आखिर वे उसे पकड़ क्यों नहीं पाए। उसी बातचीत में वे अमरता का जिक्र करते हैं और तभी एशिया को यकीन हो जाता है कि वर्जिल होटल के अंदर कुछ अलौकिक और बेहद खतरनाक चल रहा है। सच्चाई जानने के लिए एशिया थोड़ा और आगे बढ़ती है, लेकिन तभी गलती से उसका हाथ एक छिपी हुई बुकशेल्फ से टकरा जाता है जो सुरंग से जुड़ी होती है। आवाज सुनते ही नीचे मौजूद लोग समझ जाते हैं कि एशिया दीवारों के पीछे छिपी हुई है। अचानक वे दीवारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरह उसके पास पहुंच सके। इसी अफरातफरी में लिली दीवार के आर पार एक तेज ब्लेड घुसा देती है जो सीधे एशिया के हाथ को आर पार चीर देता है। भयानक दर्द के बावजूद एशिया खुद को छुड़ाती है और सुरंगों के अंदर और गहराई में भाग जाती है। लिली बाकी लोगों को उसका पीछा करने का आदेश देती है और याद दिलाती है कि एशिया को जिंदा पकड़ना बेहद जरूरी है। इसके बाद उन तंग और अंधेरी सुरंगों में एक और खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। भागते वक्त एक निवासी एशिया का पैर पकड़ लेता है, लेकिन एशिया पूरी ताकत से मुकाबला करती है। अब भी उसके हाथ में वही स्क्रू ड्राइवर होता है। वो उसी से हमला करके अपने दुश्मन को घायल कर देती है और आखिरकार एक भयानक संघर्ष के बाद उसे काबू में कर लेती है। उस खतरनाक मुठभेड़ से किसी तरह बच निकलने के बाद एशिया गिरे हुए निवासी की शॉटगन और गोलियां उठा लेती है और फिर होटल के नीचे बनी उन रहस्यमयी सुरंगों में और गहराई तक गायब हो जाती है। लेकिन तभी जब एशिया को लगता है कि खतरा टल चुका है, अचानक शेरोन दोबारा होश में आ जाती है और उस पर फिर हमला कर देती है। दोनों के बीच तंग सुरंगों में भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। आखिरकार एशिया बेहद करीब से शॉटगन चला देती है। गोली का जोरदार धमाका पूरे सुरंग सिस्टम में गूंज उठता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शेरोन आखिरकार खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। गोली की आवाज सुनकर केविन तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही शेरोन का शरीर फिर से हिलने लगता है। भयानक रूप से घायल होने के बावजूद वो दोबारा खड़ी हो जाती है, जैसे मौत उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। अब वो फिर से एशिया का पीछा करने लगती है
अंधेरी सुरंगों में ये डरावना पीछा तब तक चलता रहता है जब तक अचानक शेरोन एक जगह रुक नहीं जाती। एशिया डरते हुए अपनी बंदूक उसकी तरफ तानती है, लेकिन अगले ही पल शेरोन बिना कुछ कहे अंधेरे में पीछे हट जाती है और तभी अचानक रे पीछे से एशिया को पकड़कर एक छिपे हुए रास्ते में खींच लेता है, ठीक उससे पहले कि केविन वहां पहुंच पाता। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद रे एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो स्वीकार करता है कि बाथरूम के शीशे पर चेतावनी वाला संदेश उसी ने लिखा था। इसके बाद रे वर्जिल होटल की असली और भयावह सच्चाई सामने लाता है। उसके मुताबिक ये होटल सिर्फ एक आलीशान रिहाइश नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चल रहा एक अंधकारमय पंथ यानी कल्ट का केंद्र है। करीब 100 साल पहले होटल के संस्थापकों ने किसी शैतानी शक्ति के साथ समझौता किया था। बदले में उन्हें अमरता मिली, लेकिन इसकी कीमत थी नियमित मानव बलि। रे बताता है कि जब तक किसी व्यक्ति का नाम उस खौफनाक रिचुअल से जुड़ा रहता है, तब तक वो सच में मर नहीं सकता, चाहे उनका शरीर कितना भी बुरी तरह क्यों न नष्ट हो जाए। उनके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी दोबारा उन्हें जीवित कर सकता है। रे आगे बताता है कि होटल में रहने वाले लोग बेहद ताकतवर और अमीर हैं। वे अपने रसूख और पैसों से इस पूरे राज को दुनिया से छिपाए रखते हैं। इसीलिए वे खासतौर पर ऐसे कमजोर और बेसहारा लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके गायब होने पर कोई सवाल नहीं उठाता। कभी कभी कुछ चुनिंदा लोगों को इस कल्ट का हिस्सा बनने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन जो कोई भी इस समूह से विश्वासघात करता है उसकी अमरता छीन ली जाती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। फिर एशिया को एक और डरावनी सच्चाई का पता चलता है। उस रात होने वाले रिचुअल में कल्ट उसे बलि के रूप में इस्तेमाल करने वाला है। यही वजह है कि वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। इसी बीच जब एशिया और रे सुरंगों में आगे बढ़ते रहते हैं, तब डर और भी अजीब रूप लेने लगता है। शेरोन के शरीर का बचा हुआ एक हिस्सा किसी तरह अब भी दीवारों के भीतर उनका पीछा कर रहा होता है और ये साबित कर देता है कि इन लोगों को पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। एक समय पर एशिया वेंटिलेशन के अंदर से झांककर नीचे के फ्लोर पर हो रही एक बेहद अजीब और डरावनी सभा को देखती है। वहां होटल के निवासी किसी खौफनाक जश्न में डूबे हुए दिखाई देते हैं। तभी रे उसे बताता है कि इतने लंबे समय तक जिंदा रहने के बाद इन लोगों की इंसानी सोच पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब वे सिर्फ अंतहीन सुख, लालच और अपनी अंधेरी इच्छाओं में जीते हैं। रे समझाता है कि होटल के अलग अलग हिस्से खासतौर पर उनकी सबसे खतरनाक और विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद रे एशिया को होटल के भीतर गहराई में छिपे एक बंद कमरे तक ले जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है एशिया पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि अंदर कैद लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन मारिया होती है। एशिया तुरंत दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लेती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है। वो घबराकर समझाती है कि पूरा होटल एक जानलेवा कल्ट के कब्जे में है, लेकिन मारिया बेहद शांत आवाज में जवाब देती है कि उसे ये सच्चाई पहले से पता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और पता चलता है कि एशिया के जेल में बिताए सालों के दौरान मारिया के साथ क्या हुआ था। अकेली और बेसहारा मारिया को जिंदा रहने के लिए बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे वो ऐसे लोगों के बीच फंस गई जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इसी संघर्ष के दौरान एक दिन उसे रहस्यमयी वर्जिल होटल में नौकरी का विज्ञापन दिखाई दिया। नई जिंदगी की उम्मीद में मारिया तुरंत वहां नौकरी के लिए पहुंच गई, लेकिन होटल में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि ये जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा अंधेरी और खतरनाक है। कुछ समय बाद वो खुद को कल्ट के सदस्यों से घिरा हुआ पाती है जो उसे अपनी अगली बलि बनाने वाले थे। लेकिन तभी लिली उसके सामने एक दूसरा विकल्प रखती है। होटल की एक मेड हाल ही में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और उसके गायब होने के बाद स्टाफ में एक जगह खाली हो गई थी। लिली मारिया से कहती है कि अगर वो चाहे तो मरने की बजाय होटल में काम करके जिंदा रह सकती है। मारिया के पास ना कहीं जाने की जगह थी, ना कोई ऐसा इंसान जो उसकी रक्षा कर सके, और आखिरकार मजबूरी में उसने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वर्तमान में लौटते ही मारिया गुस्से और दर्द से भरी हुई एशिया का सामना करती है। वो कड़वे शब्दों में उसे दोष देती है कि उसने सालों पहले उसे अकेला छोड़ दिया था। मारिया कहती है कि अब वर्जिल होटल ही उसका असली घर बन चुका है। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच बहस बेहद भावुक और हिंसक हो जाती है। आखिरकार एशिया मजबूरी में मारिया को बेहोश कर देती है ताकि वो विरोध करना बंद कर दे। इसके बाद एशिया रे से पूछती है कि इस डरावनी इमारत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। रे बताता है कि बाहर जाने का एकमात्र रास्ता होटल की छत पर लगी पुरानी फायर लैडर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 9वें फ्लोर से गुजरना होगा, जो पूरे होटल का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। कल्ट और उसकी भयावह दुनिया से तंग आ चुका रे आखिरकार एशिया की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन तभी अचानक वेंटिलेशन शाफ्ट से शेरोन के शरीर का बचा हुआ हिस्सा नीचे गिरता है और अब भी उनका पीछा करने की कोशिश करता है। एशिया तुरंत उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है, इससे पहले कि वो बाकी लोगों को उनकी लोकेशन बता सके। दूसरी तरफ होटल के किसी और हिस्से में केविन को शेरोन का बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर मिल जाता है। अपनी हालत के बावजूद शेरोन किसी तरह केविन को सब कुछ बता देती है। केविन तुरंत समझ जाता है कि एशिया भागने की योजना बना रही है। वो तुरंत कल्ट के बाकी सदस्यों को उनके प्राइवेट मैसेजिंग सिस्टम के जरिए चेतावनी भेज देता है। कुछ ही देर बाद 2 हथियारबंद निवासी एशिया की तलाश करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। बेहोश मारिया को संभालते हुए एशिया उन पर गोली चलाती है ताकि उन्हें कुछ देर रोका जा सके।
उधर रे भी हमलावरों को रोकने की कोशिश करता है, जबकि पीछे से लिली, केविन और एक दूसरा कल्ट सदस्य तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पीछा करते हुए रे जानबूझकर गलियारे में अफरातफरी मचा देता है ताकि दुश्मनों का रास्ता रुक जाए। इसी बीच एशिया मारिया को घसीटते हुए एक सर्विस लिफ्ट में पहुंच जाती है, जिसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए होता है। जब तक केविन वहां पहुंचता है तब तक दोनों बहनें होटल के और अंदर गायब हो चुकी होती है, लेकिन रे इतना भाग्यशाली नहीं होता। कल्ट के लोग उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद सर्विस लिफ्ट होटल के विशाल किचन में खुलती है। मारिया को उठाकर ले जाते समय गलती से एशिया एक धातु की ट्रे गिरा देती है। आवाज सुनते ही पास मौजूद एक कल्ट सदस्य सतर्क हो जाता है। एशिया तुरंत छिप जाती है, जबकि वो आदमी शॉटगन लेकर पूरे किचन में उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार वो एशिया को ढूंढ निकालता है और दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। वो आदमी ताकत में एशिया से कहीं ज्यादा मजबूत होता है और धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी आखिरी पल में मारिया को होश आ जाता है। वो पीछे से अचानक फायर एक्स उठाकर उस आदमी पर हमला कर देती है और अपनी बहन की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ लिली रे से सवाल करती है कि इतने सालों तक वफादारी निभाने के बाद उसने कल्ट को धोखा क्यों दिया। रे साफ तौर पर स्वीकार करता है कि कभी उसे भी लगता था कि ये समूह समाज की मदद कर रहा है, सड़कों से खतरनाक लोगों को हटाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वे खुद ही राक्षस बन चुके हैं, जो अब उन मासूम महिलाओं को निशाना बना रहे हैं जो सिर्फ ईमानदार काम की तलाश में थी। लिली जवाब देती है कि इसी होटल ने उन्हें उद्देश्य और एक घर दिया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन रे कड़वे शब्दों में कहता है कि अब ये होटल घर नहीं बल्कि एक जेल बन चुका है। उनकी बातचीत बीच में ही टूट जाती है जब केविन घोषणा करता है कि अब पूरे भवन को लॉकडाउन मोड में डाल दिया जाए। शेरोन, जिसकी चोटें धीरे धीरे फिर से भरने लगती है, रे की निगरानी के लिए वही छोड़ दी जाती है और लिली पूरे होटल के स्पीकर सिस्टम के जरिए एक संदेश जारी करती है। वो सभी कल्ट सदस्यों और स्टाफ को आदेश देती है कि तुरंत एशिया की तलाश शुरू करें। साथ ही वो सभी लिफ्टों को बंद करने का आदेश देती है और पूरे होटल में एशिया की तस्वीर भेज देती है। लेकिन वह ये भी चेतावनी देती है कि एशिया को जिंदा पकड़ना है, किसी भी हालत में उसे मारना नहीं है। इसी बीच किचन में मारिया उस बेहोश हमलावर को बांधकर एशिया से कहती है कि वो खुद पीछे रहकर ध्यान भटकाएगी और एशिया को अकेले ही सर्विस शाफ्ट के रास्ते आगे बढ़ना होगा अगर वो वर्जिल से जिंदा बाहर निकलना चाहती है। मारिया के वहां से निकलते ही पूरे होटल में अचानक डरावनी चीखें गूंजने लगती है। एशिया समझ जाती है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वो तुरंत शॉटगन और फायर एक्स उठाकर सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ती है। जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में पहुंचती है, अंधेरे से एक कल्ट सदस्य अचानक उस पर झपट पड़ता है। एशिया तुरंत प्रतिक्रिया देती है और गोली चला देती है, जिससे पूरा कमरा अफरातफरी में डूब जाता है। अब चारों तरफ टेबलों और फर्नीचर के पीछे छिपे लोग बाहर निकलकर उस पर हमला करने लगते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और लगातार वार करते हैं। धीरे धीरे एशिया के हाथ से शॉटगन छूट जाती है और वो घायल होकर मुश्किल से वहां से बच निकलती है। गलियारे में लड़खड़ाते हुए वो शराब से भरी एक गाड़ी से टकरा जाती है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो कपड़े को शराब में भिगोकर उसे फायर एक्स पर लपेटती है और उसे आग लगा देती है, जिससे एक जलता हुआ हथियार तैयार हो जाता है। जैसे ही वो वापस हमला करने की तैयारी करती है, उसे पता चलता है कि कल्ट वालों ने मारिया को पकड़ लिया है। ये सुनते ही एशिया गुस्से और बेबसी में बिना सोचे समझे फिर से डाइनिंग हॉल में लौट जाती है। अब उसके जलते हुए हथियार की रोशनी में दुश्मन साफ दिखाई देने लगते हैं। लड़ाई और भी भयानक हो जाती है क्योंकि अब वो फायर एक्स और आसपास के फर्नीचर का इस्तेमाल करके एक एक करके दुश्मनों को गिराने लगती है। पूरा डाइनिंग हॉल आग और अराजकता में बदल जाता है। टेबलों और पर्दों में आग फैलती जाती है, लेकिन कल्ट सदस्य फिर भी उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं और हर बार जब वे उसे घेरने की कोशिश करते हैं, एशिया पूरे माहौल को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करके खुद को बचा लेती है। एक कल्ट सदस्य उस पर गोली चलाता है। एशिया तुरंत एक टेबल के पीछे छिपकर खुद को बचाती है और फिर तेजी से पलटवार करती है। दोनों के बीच हुई ये भीषण लड़ाई पूरे कमरे को तबाह कर देती है। आखिरकार ऊपर लगे स्प्रिंकलर सिस्टम अपने आप चालू हो जाते हैं और जलते हुए डाइनिंग हॉल पर बारिश की तरह पानी गिरने लगता है। इसी अफरातफरी के बीच एक घायल कल्ट सदस्य दर्द से तड़पते हुए कहता है कि ये लोग असल में बुरे नहीं हैं, बस उन्हें गलत समझा गया है। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही अचानक एक शॉटगन ब्लास्ट उसे रोक देता है। एशिया चौंक कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि मारिया उसके हाथ में बंदूक लिए खड़ी है। सालों बाद पहली बार दोनों बहनें फिर से एक दूसरे से जुड़ती है। मारिया अपने किए हुए हर गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि अब वो वर्जिल होटल के अंदर कैद रहना नहीं चाहती। एशिया अपनी बहन को गले लगा लेती है और आखिरकार उसे सुकून मिलता है कि वे दोनों फिर से साथ हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती। चारों तरफ गिरे हुए कल्ट सदस्य धीरे धीरे फिर से उठने लगते हैं, जैसे मौत उन्हें रोक ही नहीं सकती। समझ जाते हैं कि उनके पास अब बहुत कम समय है। दोनों बहनें तुरंत लिफ्ट के दरवाजे खोलकर एलिवेटर शाफ्ट में चढ़ जाती है और ठीक उससे पहले कि दुश्मन दोबारा उन्हें पकड़ सके, वे वहां से गायब हो जाती है। एलिवेटर शाफ्ट में ऊपर चढ़ते हुए एशिया पहली बार मारिया को अपने जेल के दिनों की पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि जेल की क्रूर लड़ाइयों ने उसे ऐसा इंसान बना दिया
जो किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है, लेकिन वो ये भी स्वीकार करती है कि जेल की जिंदगी उनके पिता के साथ रहने से फिर भी ज्यादा सुरक्षित थी। तभी मारिया धीरे से एक और सच्चाई बताती है कि उनके पिता की मौत 2 साल पहले कैंसर से हो चुकी है। ये सुनकर एशिया टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से और दर्द में अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया था। दूसरी तरफ लिली को पता चलता है कि डाइनिंग हॉल का दरवाजा फायर एक्ट से जाम कर दिया गया है। वो उसे तोड़कर अंदर जाती है और देखती है कि घायल कल्ट सदस्य फिर से अपने आप ठीक होने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि एशिया और मारिया वहां से बच निकल चुकी है। वो तुरंत पूरे होटल को आदेश देती है कि हर कमरे की तलाशी ली जाए। कुछ ही पल बाद उसकी नजर लिफ्ट के दरवाजों पर लगे खून के निशान पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि दोनों बहनें किस रास्ते से गई है। एलिवेटर शाफ्ट के अंदर एशिया और मारिया सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ती रहती है, जबकि नीचे से लगातार कदमों की आवाज गूंजती रहती है। तभी एक कल्ट सदस्य उनका पीछा करते हुए शाफ्ट में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। एशिया तुरंत नीचे की ओर कई गोलियां चलाती है, लेकिन वो हमलावर हर बार बच निकलता है। रीलोड करते वक्त उसके हाथ से एक गोलियां लगभग गिर ही जाती है, लेकिन मारिया समय रहते उन्हें पकड़ लेती है। इसी बीच शॉटगन अचानक जाम हो जाती है और एशिया के पास कोई भरोसेमंद हथियार नहीं बचता। वो तेजी से सोचते हुए उस बेकार बंदूक को ही नीचे फेंक देती है ताकि हमलावर की रफ्तार थोड़ी कम हो सके। जैसे ही वे 9वें फ्लोर के खतरनाक हिस्से के पास पहुंचते हैं, लिफ्ट के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं और एक और कल्ट सदस्य उन पर झपट पड़ता है। दोनों बहनें किसी तरह उसे काबू में करके नीचे शाफ्ट में गिरा देती है। उसका गिरना बाकी हमलावरों के लिए भी अराजकता पैदा कर देता है, लेकिन जैसे ही एशिया और मारिया 9वें फ्लोर पर कदम रखती है, वे ये देखकर दंग रह जाती है कि सामने लिली, सभी मेड्स और लगभग पूरा कल्ट पहले से उनका इंतजार कर रहा है। अब वे पूरी तरह घिर चुकी होती है। एशिया समझ जाती है कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। मारिया को बचाने के लिए वो धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसकी बहन को जाने नहीं दिया तो वो अपनी जान ले लेगी, लेकिन लिली ठंडे अंदाज में उसका मजाक उड़ाती है और एक ऐसा सच सामने लाती है जो सब कुछ बदल देता है। मारिया भी पहले ही उस अंधेरे समझौते को स्वीकार कर चुकी है। लिली बताती है कि मारिया को उसी रात अपना पहला बलिदान देना था। असल में उसका निशाना इजाबेल थी, जिसकी पहचान एशिया ने चुराई थी, लेकिन एशिया के आने से पूरा रिचुअल बिगड़ गया और अब मारिया का समय खत्म होने वाला है। अगर वो रात खत्म होने से पहले बलिदान पूरा नहीं करती तो उसकी अमरता खत्म हो जाएगी और उसकी मौत निश्चित है। ये सुनकर एशिया पूरी तरह हिल जाती है। तभी लिली आदेश देती है कि दोनों बहनों को तुरंत पकड़ लिया जाए। 9वें फ्लोर पर भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अफराद फरी के बीच एशिया लगभग एलिवेटर शाफ्ट में गिरने ही वाली होती है, लेकिन एक कल्ट सदस्य उसका पैर पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। इसके बाद लिली आगे बढ़ती है और अचानक एशिया पर चाकू से हमला कर देती है। एशिया गंभीर रूप से घायल हो जाती है और चारों तरफ से कल्ट सदस्य उसे घेर लेते हैं। आखिरकार कल्ट एशिया और मारिया को होटल की छत पर स्थित एक छिपे हुए श्राइन तक घसीट कर ले आता है। यह रहस्यमयी कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से भरा होता है। दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी होती है और बीच में एक भयानक सुअर का सिर रखा होता है, जो पूरे रिचुअल का केंद्र लगता है। लिली रिचुअल का एक हिस्सा पूरा करती है और उस अंधेरी शक्ति को खून अर्पित करती है जिसकी वे पूजा करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद वहां एक दुष्ट उपस्थिति महसूस होने लगती है और वो सुअर के सिर को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करके समूह से संवाद करने लगती है। रिचुअल शुरू हो चुका होता है। वो शक्ति घोषणा करती है कि एशिया को अगले बलिदान के रूप में चुना गया है, जबकि मारिया और रे को गद्दार माना गया है, जिन्होंने संगठन से विश्वासघात किया है। इसके बाद वो रहस्यमयी शक्ति अपना ध्यान रे की ओर मोड़ देती है। रिचुअल में बने निशानों के जरिए उस सत्ता द्वारा रे की अमरता की सुरक्षा को हटा दिया जाता है। अब लिली को आदेश दिया जाता है कि वो उसे तुरंत खत्म करे। हालांकि लिली एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन अंततः डर और मजबूरी में वो आदेश मान लेती है और रे के साथ एक दर्दनाक आखिरी पल साझा करने के बाद उसे मार देती है। रे की मौत के बाद कल्ट उसके शरीर को हटा देता है। इसी बीच मारिया रोते हुए गुहार लगाती है कि उसे एक और मौका दिया जाए ताकि वो इस समूह का हिस्सा बनी रह सके, लेकिन उस रहस्यमयी शक्ति उसे आखिरी मौका देती है कि अगर वो जीवित रहना चाहती है तो उसे खुद एक बलिदान करना होगा। मारिया धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ती है और अपने फैसले के साथ खड़ी हो जाती है। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ एशिया की तरफ देखती है और कहती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि चीजें इस तरह खत्म हो, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। मारिया चुपके से रिचुअल को बदल देती है और खुद को बलिदान कर देती है ताकि एशिया को उस अंधेरी शक्ति की सुरक्षा मिल सके। मारिया के गिरते ही एशिया दौड़कर उसके पास पहुंचती है और टूटे हुए दिल से उससे माफी मांगती है। अपने आखिरी क्षणों में मारिया एशिया से विनती करती है कि वो इस कल्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दे। रिचुअल सफल हो जाता है और एशिया अचानक महसूस करती है कि उसके घाव तेजी से अपने आप भरने लगे हैं। वो समझ जाती है कि मारिया ने क्या किया है। इसके बाद एशिया जल्दी से रिचुअल से जुड़े उस निशान का एक हिस्सा अपने पास छिपा लेती है ताकि कल्ट उसकी अमरता को आसानी से उससे छीन न सके। छत पर तुरंत ही अराजकता फैल जाती है। अपनी नई मिली शक्तियों से भरकर एशिया कल्ट के चारों तरफ मौजूद सदस्यों पर भयानक पलटवार करती है। एक एक करके दुश्मन गिरते जाते हैं, जबकि एशिया वहां मौजूद जंजीरों, हथियारों और पूरे माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। केविन भी लड़ाई में शामिल होता है
लेकिन एक बेहद हिंसक संघर्ष के बाद वो भी हार जाता है। इसके बाद शेरोन हमला करती है, लेकिन एशिया उसे भी लड़ाई के दौरान मात दे देती है। अब बचे हुए कल्ट सदस्य घबराकर भागने लगते हैं। एशिया पूरे रूफटॉप को एक आखिरी युद्ध भूमि में बदल देती है और उस संगठन को खत्म करना शुरू कर देती है जिसने उसकी और मारिया की जिंदगी तबाह कर दी थी। लेकिन तभी जब उसे लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, जिस पहले कल्ट सदस्य को उसने हराया था, वो अचानक फिर से उठ खड़ा होता है। लिली तुरंत उसके शरीर से एक हथियार निकालती है और फिर से हमला शुरू कर देती है, लेकिन एशिया उसे तुरंत काबू में कर लेती है। वो पुनर्जीवित आदमी एशिया को पकड़कर दीवार पर जोर से फेंक देता है, जिससे पास की पाइपलाइन भी टूट जाती है। एशिया तुरंत माहौल का फायदा उठाती है और टूटे हुए पाइपों का इस्तेमाल करके उसे फंसा देती है, जिससे वो दोबारा उठ नहीं पाता। छत पर बने उस श्राइन के आसपास बाकी घायल कल्ट सदस्य भी धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगते हैं और साफ हो जाता है कि ये डरावना खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। गुस्से और बेबसी में लिली उस अंधेरी शक्ति से और ताकत की भीख मांगती है और तभी एक भयानक पल आता है। सुअर के सिर वाली वो दुष्ट सत्ता सीधे लिली के शरीर में समा जाती है। अजीब और डरावनी टेंड्रल्स उसे घेर लेती है और लिली एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। अब वो असामान्य गति और ताकत के साथ एशिया पर टूट पड़ती है और दोनों के बीच एक आखिरी निर्णायक लड़ाई शुरू हो जाती है। रूपांतरित लिली लगातार एशिया का पीछा करती है, उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एशिया हार नहीं मानती। लड़ाई के दौरान वो उस राक्षसी शरीर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाकर उसके नियंत्रण को कमजोर कर देती है। फिर भी वो दानव एशिया के मन के साथ खेलता है और मारिया की आवाज का इस्तेमाल करके उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसे ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वही है। गुस्से और दर्द से टूटकर एशिया आखिरी बार पूरी ताकत से पलटवार करती है। एक बेहद हताश पल में वो उस राक्षस को लिली के शरीर से अलग कर देती है और पूरे रिचुअल को उसके खिलाफ मोड़ देती है। आखिरकार लिली पराजित हो जाती है और उसके साथ ही पूरा रूफटॉप श्राइन भी अराजकता में ढहने लगता है। इसके बाद वो अंधेरी शक्ति एशिया के सामने एक भयानक प्रस्ताव रखती है। मारिया को वापस जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके बदले में किसी एक निर्दोष इंसान की बलि देनी होगी। लेकिन इस बार एशिया उस हिंसा के चक्र को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर देती है। वो उस रिचुअल के स्रोत को ही नष्ट कर देती है जो पूरे कल्ट को शक्ति दे रहा था। जैसे ही वो अलौकिक संबंध जलकर खत्म होने लगता है, कल्ट के सदस्यों को दी जा रही अमरता भी टूट जाती है। एक एक करके वे लोग उन घावों से मरने लगते हैं जिन्हें वे कभी झेल ही नहीं सकते थे। इसके बाद एशिया उस जलते हुए रिचुअल ऑब्जेक्ट को पूरी इमारत के भीतर फेंक देती है, जिससे होटल के अंदर एक विशाल विस्फोट हो जाता है। मारिया के शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए एशिया वहां बचे हुए कर्मचारियों और मेड्स को आदेश देती है कि वे तुरंत इमारत छोड़ दे, इससे पहले कि सब कुछ ढह जाए। लिली का की कार्ड इस्तेमाल करके वो आखिरकार वर्जिल होटल के भारी सुरक्षा वाले मुख्य द्वार को खोलती है और पहली बार वहां से बाहर निकलती है। बाहर वही इन्वेस्टिगेटर कार लेकर पहले से इंतजार कर रहा होता है, जिसने कभी मारिया को ढूंढने में उसकी मदद की थी। जैसे ही एशिया अपनी बहन को पीछे की सीट पर लिटाती है, उसकी नजर एक भावनात्मक चीज पर पड़ती है। मारिया के हाथ पर भी वही पक्षी का टैटू होता है जो आजादी का प्रतीक है। और फिर एक आखिरी चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। एशिया खुलासा करती है कि उसने पहले ही रिचुअल कनेक्शन को चुपचाप बदल दिया था और अलौकिक सुरक्षा को मारिया से जोड़ दिया था। कुछ ही पलों में मारिया के घाव अपने आप भरने लगते हैं और वो धीरे धीरे फिर से जीवित हो जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है, जबकि पीछे से वो श्रापित रिचुअल अब भी जलते हुए टिमटिमाता रहता है। कुछ ही सेकंड बाद इन्वेस्टिगेटर कार लेकर उन्हें वहां से दूर ले जाता है और ठीक उसी समय पीछे पूरा श्राइन आग की लपटों में घिरकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी अपने अंत पर पहुंचती है, जिसमें थे खौफनाक राज, अमरता का खेल और आखिरी सांस तक चलने वाली लड़ाई। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी शानदार मूवी रिकैप्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।